नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी एंड इंडियन पेटेंट एजेंट 3339। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, किस पर? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इससे पहले भी मैंने 1 to 60 क्वेश्चंस बनाए एमसीक्यू के। ये 61 से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। मेरा डेली टारगेट है कि मैं 10 एमसीक्यूज पर डे सोल्व करता रहूंगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को। ऐसे ही जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी एक ग्रुप मिले जहां से आप और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट ऑफ एडिशन मस्ट बी। क्या हो सकती है डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट ऑफ एडिशन? पेटेंट ऑफ एडिशन रिलेट कर रहा है सेक्शन नंबर 54 से। ओके, सो पेटेंट ऑफ एडिशन किसे कहते हैं? एक कोई इन्वेंशन है जिसे हमने पहले फाइल कर दिया है, अब उसी इन्वेंशन में हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं जिससे हमारे नए टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? उसको पेटेंट ऑफ एडिशन। एंड इट मस्ट बी बिफोर फाइलिंग द मेन इन्वेंशन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेन इन्वेंशन फाइल होने के बाद ही हो सकता है। आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग मेन इन्वेंशन, यस दिस इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी ट्रू? नो, ये भी गलत आंसर है। एंड नन ऑफ द अबव, ये भी गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है? मेन एडिशन फाइल होने के बाद, सॉरी ग्रांट मत समझिएगा, फाइल होने के बाद ही पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Statement 1, patent of addition can be granted before main invention. Patent of addition, अब फाइलिंग की बात नहीं चल रही है, अब ग्रांट की बात चल रही है। So patent of addition can be granted before main invention. Statement 1 ये कह रहा है कि patent of addition main invention ग्रांट होने से पहले ग्रांट हो सकती है। Statement 2 क्या कह रहा है? Validity of patent of addition will be from date of filing modified patent. It means जो validity है patent of addition की, वो will be from date of filing modified patent. Modified patent को ही हम कहते हैं patent of addition। यानी patent of addition जिस दिन पे फाइल होगी उस दिन से उसकी वैलिडिटी गिनी जाएगी। तो सेक्शन नंबर 54 पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में है, 55 उसके टर्म के बारे में है एंड 56 वैलिडिटी के बारे में बता रहा है। तो ये सेक्शन नंबर 56 से क्वेश्चन बन रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि मेन इन्वेंशन को ग्रांट मिलने के बाद आफ्टर दिस ग्रांट मेन इन्वेंशन ही पेटेंट ऑफ एडिशन को ग्रांट मिल सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है जो वैलिडिटी होती है पेटेंट ऑफ एडिशन की, वो भी कहां से होती है? मेन इन्वेंशन से होती है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है कि मॉडिफाइड पेटेंट की डेट ऑफ फाइलिंग से वैलिडिटी नहीं होती है। तो दोनों स्टेटमेंट है गलत, इसीलिए आंसर आ जाता है सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इफ मेन पेटेंट रिवोक्ड, अगर मेन पेटेंट रिवोक्ड हो जाए, देन ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन कंसीडर फ्रॉम date of filing main revoked patent, date of filing patent of addition, applicant can select any one from the above or none of the above. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? अगर मेन पेटेंट है उस पे पेटेंट ऑफ एडिशन भी फाइल करके रखी है और मेन इन्वेंशन हो जाती है रिवोक, तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन है ना, उसको गिना जाएगा इंडिविजुअल पेटेंट। बट उसकी डेट ऑफ फाइलिंग जो रहेगी या फिर उनको उस पर जो भी उसकी वैलिडिटी रहेगी, वो कहां से रहेगी? मेन पेटेंट जो है ना रिवोक, वहां से ही रहेगी। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट ऑफ एडिशन से टर्म या वैलिडिटी नहीं रहती है एंड एप्लीकेंट कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता इन दोनों में से कोई भी डेट, और नन ऑफ दी अबव भी गलत आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। पेटेंट ऑफ एडिशन कैन बी फाइल बाय फॉर्म नंबर। किस फॉर्म नंबर से पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया जाता है? तो वो फॉर्म नंबर है फॉर्म नंबर 1। और इससे रिलेटेड अगर रूल भी जानना है ना, तो रूल है 13 उसका सबसेक्शन 3, जिसके अंदर लिखा है कि स्पेसिफिकेशन के अंदर, पेटेंट ऑफ एडिशन के स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन किया होना चाहिए कि ये है ना पेटेंट ऑफ एडिशन है,
और उसका मेन इन्वेंशन, मेन एप्लीकेशन के साथ रिलेशन है। तो फॉर्म नंबर 1 के साथ फाइल होता है पेटेंट ऑफ एडिशन। फॉर्म नंबर 3 किसके बारे में है? फॉर्म नंबर 3 है फॉरेन फाइलिंग के बारे में या फिर अंडरटेकिंग आप समझ लीजिए। फॉर्म नंबर 4 किसके बारे में है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में है। एंड फॉर्म नंबर 6 कहां पर यूज किया जाता है? ये जनरली यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूशन के केस में। सो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए फॉर्म नंबर 3, 4 एंड 6 के, और सही आंसर है फॉर्म नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, नो रिन्यूअल फीस शैल बी पेएबल। पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में क्या होता है? कोई रिन्यूअल फी पेएबल नहीं है। इफ मेन इन्वेंशन रिवोक्ड, अगर मेन इन्वेंशन रिवोक्ड हो जाए एंड पेटेंट ऑफ एडिशन बिकम्स इंडिपेंडेंट पेटेंट, और पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट पेटेंट बन जाए, देन रिमेनिंग रिन्यूअल फीस नीड टू बी पेड। तो फिर हमें दूसरी जो बची है ना, मेन पेटेंट रिवोक होने के बाद रिन्यूअल फीस, उसको पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट है सही, इसलिए आंसर आएगा सी। डी तो आंसर सही नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पर लिखा है पेटेंट ऑफ एडिशन शैल नॉट बी रिवोक्ड और इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ओनली। पेटेंट ऑफ एडिशन को रिवोक या इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है, कौन से ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ओनली द इन्वेंशन क्लेम्ड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। तो ये बात तो सही है कि अगर पेटेंट ऑफ एडिशन का जो इन्वेंशन है ना, उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, उस बात पे ही हम जज नहीं कर सकते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन को, या उसको रिवोक या इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेटेंट ऑफ एडिशन के इन्वेंशन को जानने के लिए मेन पेटेंट के स्पेसिफिकेशन को भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट पता चलेगा कि मेन इन्वेंशन है क्या। ओके, बी है इन्वेंशन क्लेम्ड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिटेल्स ऑफ सेक्शन 8। अरे भाई, इन्वेंशन क्लेम्ड इन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिटेल्स ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 की तो डिटेल देनी पड़ती है एज पर द फॉरेन फाइलिंग अगर किया है तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इन्वेंशन क्लेम्ड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड भी डिस्क्राइब करनी पड़ती है, वरना हो जाती है पेटेंट रिवोक। रिवोकेशन का जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन 64 है, वहां पर सारे ग्राउंड्स लिखे हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे डिटेल वीडियो बना दी है सारे सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 72 तक, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब तक 72 है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 दिन या 1 वर्ष के बाद या 5-6 महीने के बाद देखोगे ना, तो मैंने पूरी सीरीज बना दी होगी पूरे इंडियन पेटेंट एक्ट पे। एंड डी है इन्वेंशन क्लेम्ड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। तो अगर ये बी, सी और डी क्लेम है ना, तो वहां पर पेटेंट ऑफ एडिशन को भी रिवोक किया जा सकता है। बट अगर इन्वेंशन की बात आ रही है या फिर इन्वेंटिव स्टेप की बात आ रही है, तो फिर पेटेंट ऑफ एडिशन को मेन पेटेंट के साथ में पढ़ना होगा, इसलिए उसको उस रीजन पे सिर्फ रिवोक या इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1, नो अमेंडमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल बी अलाउड। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं किया जाएगा। द इफेक्ट ऑफ विच वुड बी दैट द स्पेसिफिकेशन एज अमेंडेड वुड क्लेम और डिस्क्राइब मैटर नॉट इन सब्सटेंस डिस्क्लोज्ड और शोन इन द स्पेसिफिकेशन बिफोर द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब होता है? जब हमने एक पेटेंट बना ली है, उसके बाद में उसको अमेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चेंजेस है ना, अलाउड नहीं किया जाएगा अगर आपका जो नया क्लेम है या नया स्पेसिफिकेशन है वो क्लेम के हिसाब से ना हो जो पुराने लिखे गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले जो पेटेंट बनाई है उसमें आपने कुछ और क्लेम डाले हैं और फिर आप नया स्पेसिफिकेशन डाल रहे हैं ताकि आप इन फ्यूचर कुछ नया क्लेम डाल सके। तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसको नैरो डाउन ही किया जा सकता है, उसको स्क्रूटिनाइज ही किया जा सकता है, उसका ब्रॉड स्कोप को छोटा किया जा सकता है, बड़ा नहीं किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई एक इन्वेंशन किया जिसमें आपकी एफिशिएंसी आ रही है 35 to 75%, तो अब आप उसको छोटा कर सकते हैं, यानी 45 to 65 कर सकते हैं, बट 25 to 85 नहीं कर सकते हैं। ऐसा लिखा हो यहाँ पर। स्टेटमेंट 2 जो बता रहा है ना, वो है नो अमेंडमेंट ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल बी अलाउड, दैट any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of the claim of the specification before the amendment। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा क्लेम भी नहीं कर सकते हैं ना
कि जो पहले वाले स्पेसिफिकेशन से बाहर हो, ऐसा कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। So that is also true. So 1 and 2 both are true. D is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 8. Where after the date of grant of patent, any amendment of the specification or any other documents related thereto is allowed by the controller or high court as the case may be. अगर देखिए इसमें बात क्या हो रही है कि अमेंडमेंट हो रहा है, मगर कब? आफ्टर द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, आफ्टर द ग्रांट अमेंडमेंट हो रहा है। तो उस केस में ए लिखा हुआ है, द अमेंडमेंट शेल फॉर द पर्पस बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड देयरटू। तो जो भी अमेंडमेंट है वो पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सही बात है। The fact that the specification or any other documents related thereto has been amended shall be published as expeditiously as possible, यानी जल्दी से जल्दी जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसको पब्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ग्रांट पब्लिकेशन है, आफ्टर ग्रांट अमेंडमेंट है। एंड थर्ड थिंग है, the right of the applicant or patentee to make amendment shall not be called in question except on the ground of fraud. अगर कुछ फ्रॉड नहीं किया है ना पेटेंटी ने, तो उसका ये राइट है कि वो पेटेंट को ग्रांट के बाद भी अमेंड कर दे, तो उस पे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर, के ऊपर के तीनों के जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है इन केस ऑफ आफ्टर ग्रांट अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट कैन बी फाइल्ड बाय, एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है अमेंडमेंट के लिए? एप्लीकेंट फाइल कर सकता है, पेटेंटी फाइल कर सकता है, कैन बी एनी पर्सन इंटरेस्टेड, आइदर एप्लीकेंट और पेटेंटी। तो मैं कहूंगा डी इज द करेक्ट आंसर, आइदर एप्लीकेंट और पेटेंटी कैन फाइल पेटेंट अमेंडमेंट और एप्लीकेशन अमेंडमेंट। एप्लीकेंट और पेटेंटी में क्या डिफरेंस होता है? एप्लीकेंट यानी जिसने पहली बार पेटेंट को फाइल किया है, पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल किया है तो एप्लीकेंट। अगर वही पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है तो उसके बाद में वही एप्लीकेंट क्या बन जाता है? पेटेंटी। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एन एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट कैन बी फाइल्ड बाय, एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन किस फॉर्म से फाइल की जाती है? वो है फॉर्म नंबर 13। फॉर्म नंबर 13 से अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, फॉर्म नंबर 6 से सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, फॉर्म नंबर 3 से अंडरटेकिंग लिया जाता है, और फॉर्म नंबर 29 से विड्रॉ किया जा सकता है एप्लीकेशन को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मैंने पहुंचाई। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, रीच बढ़ाइएगा, जितनी रीच बढ़ेगी उतनी मेरे में एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए इनपुट दे पाऊंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।